आज है 15 अप्रैल बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे संसद के उस विशेष सत्र की जिसने देश की सियासत में हलचल मचा दी है, जहां महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के खेल पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही दक्षिण भारत से उठी स्वायत्तता की उस आवाज पर चर्चा करेंगे जिसने केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा हम नजर डालेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद पर कसते ईडी के शिकंजे और महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता जैसे बड़े फैसलों पर। अंतर्राष्ट्रीय गलियारे से हंगरी के चुनावों में आए बड़े उलटफेर और पश्चिम एशिया के संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते खतरों की भी विस्तार से पड़ताल करेंगे। श्रावस्ती दासगुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने कड़ा रुख अपना लिया है। विपक्ष ने घोषणा की है कि वे उस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे जो महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखता है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे महिला आरक्षण के तो पक्ष में हैं, लेकिन सरकार परिसीमन का इस्तेमाल करके राजनीतिक चालें चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह कदम विपक्षी दलों को दबाने के लिए प्रेरित है। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि महिला आरक्षण को वर्तमान 543 सीटों पर ही क्यों नहीं लागू किया जा रहा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जनगणना और परिसीमन को जानबूझकर आरक्षण से जोड़ दिया है ताकि संसदीय गणित को बदला जा सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अरुण जनार्दनन के अनुसार स्टालिन ने इसे संघवाद की आत्मा पर प्रहार बताया है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा में बेहतर काम किया, उन्हें कम सीटें देकर सजा दी जा रही है। स्टालिन ने इसे एक पार्टी के लाभ के लिए सत्ता का पुनर्गठन करार दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दक्षिण की आवाज़ को संसद में दबाया गया तो जनता खुद अपनी अभिव्यक्ति करेगी। स्टालिन ने अपनी पार्टी के जिला सचिवों की आपात बैठक बुलाकर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उनका तर्क है कि भारत का निर्माण केवल अंकों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और संवैधानिक अनुबंध से हुआ है। द हिंदू की एक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार 16 अप्रैल से शुरू हो रहे सत्र में सरकार महिला सशक्तिकरण को एक राजनीतिक आवरण की तरह इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट कहती है कि असली मकसद लोकसभा सीटों का ऐसा पुनर्वितरण है जो बीजेपी के गढ़ वाले राज्यों के पक्ष में हो। जनगणना में 5 साल की देरी को इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों से उत्तर भारत की सीटें 77% तक बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व घट जाएगा। इससे उन राज्यों की लोकतांत्रिक शक्ति कम हो जाएगी जिन्होंने विकास के पैमानों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। जानकारों का मानना है कि यह कदम पहले से ही कमजोर वित्तीय संघवाद को और अधिक गहरी चोट पहुंचाएगा। योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने आकलन में बताया है कि परिसीमन का राज्यों पर क्या असर होगा। उनके अनुसार सीटों के बढ़ने का पैटर्न पूरी तरह से बीजेपी की राजनीतिक मजबूती वाले क्षेत्रों से मेल खाता है। यदि लोकसभा की सीटें 850 होती हैं, तो उत्तर प्रदेश को 13 सीटों का शुद्ध लाभ होगा, जबकि केरल जैसे राज्यों को अपनी वर्तमान हिस्सेदारी के अनुपात में सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। यादव के मुताबिक ये बदलाव केवल संख्या का नहीं है, बल्कि देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की एक कोशिश है, जहां कुछ विशेष क्षेत्रों का संसद पर स्थायी वर्चस्व स्थापित हो सकता है। अर्थशास्त्री डॉक्टर रथिन राय ने हरकरा डीप डाइव में निधीश त्यागी के साथ बातचीत में एक गंभीर चेतावनी दी है। डॉक्टर राय का कहना है कि भारत के भीतर 2 भारत बन रहे हैं। जहां दक्षिण के राज्य आर्थिक विकास में यूरोपीय देशों को टक्कर दे रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति सहारा अफ्रीका के देशों जैसी है। उन्होंने आगाह किया कि अगर भविष्य में केवल जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक ताकत तय हुई, तो इससे देश की अखंडता को खतरा हो सकता है। उन्होंने सोवियत संघ और यूगोस्लाविया का उदाहरण देते हुए कहा कि आर्थिक और राजनीतिक असंतुलन बड़े साम्राज्यों के टूटने का कारण बनते हैं। उन्होंने युवाओं से जाति और धर्म के उन्माद से बाहर निकलकर आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की। पत्रकार राजेश चतुर्वेदी ने टॉकिंग न्यूज़ में बताया कि परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों में भारी नाराजगी है। दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि वे देश के टैक्स में सबसे बड़ा हिस्सा देते हैं, लेकिन राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति उत्तर भारत में केंद्रित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या 543 से 850 करने से उत्तर प्रदेश की सीटें 120 तक पहुंच सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है।
क्योंकि विकास करने वाले राज्यों को उनके अच्छे काम के बदले उनकी राजनीतिक आवाज को कम करके सजा दी जा रही है। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों में की गई है। मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। ईडी ने उनके पंजाब और हरियाणा स्थित कई संस्थानों और उनके भाइयों के परिसरों की तलाशी ली। खास बात यह है कि यह छापेमारी मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता बनाए जाने के 2 सप्ताह बाद हुई है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए कहा कि बीजेपी आगामी चुनावों से पहले विपक्ष को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा भाषाई फैसला लेते हुए 1 मई से सभी टैक्सी और रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा है कि जो चालक मराठी नहीं बोलेंगे या बुनियादी परीक्षा पास नहीं करेंगे, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसके लिए बाकायदा टेस्ट लिया जाएगा जिसमें साइन बोर्ड पढ़ना और यात्रियों से संवाद करना शामिल होगा। सरकार का कहना है कि मुंबई और अन्य बड़े शहरों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि चालक स्थानीय भाषा में बात करने में असमर्थ हैं। अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है कि वे बिना जांच के लाइसेंस जारी न करें। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी आवासीय विद्यालय में दूषित भोजन खाने से 5वीं कक्षा की छात्रा रूपाली बेसरा की मौत हो गई और 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को भोजन में पखला भात और आलू परोसा गया था, जो अधिकृत मेनू में नहीं था। इस लापरवाही के लिए मुख्य शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा की है। छात्रा के अंतिम संस्कार के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान सागर में रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों को ले जा रही एक नाव डूब गई है, जिससे कम से कम 250 लोग लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार यह नाव मलेशिया जा रही थी, लेकिन खराब मौसम और भीड़ के कारण हादसे का शिकार हो गई। रिपोर्ट बताती है कि शरणार्थी शिविरों में खराब स्थिति और म्यांमार में जारी हिंसा के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पलायन करने को मजबूर हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों के लापता होने से हड़कंप मच गया है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार स्टैंड अप कॉमेडियन अनुदीप कटिकला को आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। जनसेना पार्टी के कार्यकर्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि एक यूट्यूब वीडियो में उन्होंने पवन कल्याण के निजी जीवन और उनके परिवार पर अश्लील टिप्पणी की थी। हालांकि कॉमेडियन ने पहले माफी मांग ली थी, लेकिन पुलिस उन्हें प्रयागराज से काकीनाडा ले जा रही है। उनके वकील का दावा है कि यह गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष से ऊर्जा संकट और खाद्य कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में भी करीब 25 लाख लोग इसकी वजह से गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। अरब देशों की जीडीपी में 6% तक की गिरावट आने का अनुमान है। युद्ध के लंबे समय तक चलने से वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रगति को गहरा धक्का लगने की संभावना जताई गई है। आउटलुक के लिए मोहम्मद असगर खान की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 3 महीनों में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में डरावनी बढ़ोतरी हुई है। पटना और जहानाबाद जैसे इलाकों से मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी और हत्या की खबरें आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शराबबंदी के बाद राज्य में बढ़ते नशीले पदार्थों के सेवन ने इन अपराधों को बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अदालतों में दोषसिद्धि की दर बेहद कम है और जांच अधिकारियों की लापरवाही के कारण आरोपी आसानी से छूट जाते हैं। खबर लहरिया की रिपोर्ट के अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में किसानों और आदिवासियों ने चिता आंदोलन शुरू किया है। पन्ना और छतरपुर के हजारों लोग अपनी जमीन बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और प्रशासन उनके साथ ज्यादती कर रहा है। प्रदर्शनकारी जमीन पर चिता बनाकर लेट रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि परियोजना की ग्राम सभा प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच हो। इस परियोजना से हजारों परिवार विस्थापित होंगे और टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा भी प्रभावित होगा। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने हरकारा डीप डाइव में हंगरी के हालिया चुनावों पर चर्चा की है। 16 साल से सत्ता में काबिज दक्षिणपंथी नेता विक्टर ओरबान को पीटम आग्यार से करारी हार मिली है। चर्चा में ये बात सामने आई कि कोई भी तानाशाही व्यवस्था अजेय नहीं होती। जब अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार विफल होती है, तो जनता बदलाव का रास्ता चुनती है।
इस चुनाव से यह सबक मिलता है कि वैकल्पिक और सकारात्मक राजनीति के जरिए मजबूत से मजबूत सत्ता को भी चुनौती दी जा सकती है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।